अरे बच्चों, क्लास 12th विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के लिए एक ही चीज़ पढ़ना है। तबीयत मेरा ख़राब था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी कुछ तबीयत में सुधार है। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर का बोल रहे करवा दीजिए सर। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर सारे प्रश्नों को देख लेते हैं जो ऑफिशियली जारी किया गया है। उसके बाद हम लोग अति लघुत्तर या लघुत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। लाल वाला जो है वो क्वेश्चन रहेगा और जो ब्लू रहेगा वो आंसर दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है जिसमें हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? तो रोजगार, अर्थव्यवस्था में रोजगार का ये अध्ययन करता है। जबकि वस्तु का पूर्ति, बाजार में गेहूं की कीमत और कार में मांग की लोच, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। दूसरा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है यहाँ पर तो गलत लिखा हुआ है। वो ऑफिशियल ही जो आंसर दिया गया था वो गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर जो होगा वो जे एम केन्स हो जाएगा। उन्होंने 1936 में ये किताब को लिखा था और इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो समान कीमत स्तर का अध्ययन है सो व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र में किया जाता है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। तीसरा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? अभी हम आपको बताए हैं 1936 में यह किताब लिखा गया था जे एम केन्स द्वारा। उद्यमी को प्राप्त होने वाले अंश क्या कहलाते हैं? तो उद्यमी जो होता है वही मालिक है, वही संसाधनों को या साधनों को एक करके उत्पादन कार्य शुरू करता है। तो जैसे मजदूरी जो है वो श्रम का हिस्सा कहलाता है, ब्याज जो है वो पूंजी का हिस्सा कहलाता है, लगान जो है वो भूमि का हिस्सा कहलाता है और जो लाभ है वो उद्यमी का हिस्सा कहलाता है। उद्यमी को हम लोग नियोक्ता भी बोलते हैं, साहसी भी बोलते हैं। तो अगर साहसी का हिस्सा पूछेगा तो भी लाभ हो जाएगा। फिर है फर्म क्या है? तो दुकानदारों का संघ है, उत्पादक है, सामाजिक संघ। तो यहाँ आपका उत्पादक ही हो जाएगा जो सही है। फिर है अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस शास्त्री ने किया था? करेक्ट आंसर इसका रैगनर फ्रिश ही है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो हम लोग सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। 1776 में इन्होंने राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। बाह्य क्षेत्र से संबंधित है। तो बाह्य क्षेत्र से संबंधित है आयात और निर्यात से, क्योंकि हम दूसरे क्षेत्र से जो लेन देन करेंगे, दूसरे देश से जो लेन देन करते हैं वही बाह्य क्षेत्र कहलाता है। 10वां है समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो शब्द का क्या अर्थ है? तो मैक्रो का अर्थ होता है व्यापक या बड़ा। तो सही हो जाएगा आपका बड़ा। दूसरा चैप्टर है राष्ट्रीय लेखांकन से निम्नलिखित में कौन पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है? तो पूंजीगत वस्तु का आपका उदाहरण है दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन। ये सिलाई जो मशीन है वही पूंजीगत वस्तु कहलाएगा। दूसरा है किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है। यहाँ ट्रैक्टर किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? तो यहाँ जो ट्रैक्टर है वो आपका उपभोक्ता वस्तु कहलाएगा। फिर है आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये है। यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? तो ये जो 15,000 है ये आपका स्टॉक कहलाएगा। उसके बाद है आपका यहाँ आप लिखा गया है जबकि यहाँ होना चाहिए आय। आय के विर्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग वास्तविक प्रवाह कहते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हो जाएगी। किसी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्योंकि यहाँ किसी देश में दिए हुए वर्ष में मतलब देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है
उसका जो बाजार मूल्य होगा वस्तु सेवा वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा, मतलब GDP, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। फिर है सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग को घिसावट व्यय प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहेंगे। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है, तो हस्तांतरण भुगतान को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये बिना श्रम किए हुए ये पैसा मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। 10वां है, अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में यहाँ आयात लिखा गया, जबकि यहाँ होना चाहिए आयात, आयात अधिक है तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होगा, तो यहाँ आपका सी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम होगा। अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ा से क्या जानकारी नहीं मिल सकती है, तो लोगों का आर्थिक कल्याण का जानकारी नहीं मिल सकती। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय। GNP, GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डिफ्लेक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो यहाँ हो जाएगा नेशनल GNP बटा रियल GNP गुने 100 हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब ए ऑप्शन। भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी के वेतनादि भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के घरेलू उत्पाद में ये शामिल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी दूतावास है। फिर है आपका अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग से। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, तो मुद्रा। मुद्रा ने दूर किया है, तो क्या दूर किया है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को। निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य कौन है, तो यह विनिमय का माध्यम होता है। आप लोग सभी जानते हैं पैसा से हम लोग लेन देन का काम करते हैं। चौथा है, निम्नलिखित में मुद्रा का गौण कार्य कौन है, तो विलंबित भुगतान का मान इसका गौण कार्य है। निम्नलिखित में मुद्रा का आकस्मिक कार्य कौन है, तो सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी, ये देखिए बहुत बार ये एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन को। हार्टले विदर्स, आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, तो आहरण पत्र द्वारा, चेक द्वारा, ATM, तीनों के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, तो इनमें सभी हो जाएगा। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था, तो पॉल एंजिंग ने इसको किया था। जनता का बैंक कौन है, तो व्यावसायिक बैंक जो है वो जनता का बैंक होता है, और जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार का बैंक होता है। तो यहाँ जनता का बैंक आपका व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन है, तो व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक जो है वो जमा स्वीकार करती है, ऋण देती है और साख निर्माण करती है, तीनों करती है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होता है, घटता है, तब साख का विस्तार होगा। CRR घटना मतलब नगद कोष अनुपात मतलब होता है कि जो आपको रिजर्व बैंक के पास जो पैसा जमा करना पड़ता है वो कुल जमा का 10% या 20% जो भी रिजर्व बैंक निर्धारित करेगा उतना पैसा उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैंक को जमा रखना होगा, तो वो क्या होगा, उसी को हम लोग CRR कहते हैं, मतलब नगद कोष अनुपात कहते हैं। यदि मुद्रा का विस्तार करना होता है तो CRR में कमी कर दी जाती है, मतलब घटा दिया जाता है। ATM का पूर्ण रूप क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो व्यापारिक बैंक है या व्यावसायिक बैंक भी आप बोल सकते हैं। देश का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा देश का केंद्रीय बैंक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है वो क्या है, व्यापारिक बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है, देखिए आगे क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं, तो नोट निर्गमन का अधिकार, सरकार का बैंक कर और विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण, तीनों होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो चलन की मुद्रा जारी की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, तो बैंक दर के जरिए करती है, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए और CRR के जरिए करती है, तीनों है, इसलिए डी हो जाएगा इनमें सभी।
केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फिर है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, तो ट्रस्टी का कार्य करना एजेंसी कार्य कहलाएगा। चौथा चैप्टर है आय और रोजगार का सिद्धांत से। तो बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो जेबी से ने प्रस्तुत किया था। इनको हम लोग प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बोलते हैं। जेबी से का बाजार नियम किस पर लागू होता है, तो वस्तु विनिमय पर और मुद्रा विनिमय दोनों पर होता है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रतिष्ठित सिद्धांत यह मानकर चलता है कि ए हो जाएगा, जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है। फिर है प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है, तो पहला हो जाएगा अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, ये सही है। और अति अर्थात न्यून उत्पादन असंभव, ये दोनों बात सही है, ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का मान्यता है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती, यह कथन जेबी से ने ही दिया था और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फिर है टर्नर इकोनॉमिक्स पॉलिट्यूक नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो इसका है जेबी से, इस किताब को लिखे हैं। फिर है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसको जे.एम. केन्स ने लिखा है 1936 में। केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, तो ये प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग का फॉर्मूला होता है ईडी बराबर सी प्लस आई, तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन तत्व है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 10 है किस तत्व को किन्स ने स्थिर माना है, तो कुल पूर्ति फलन को स्थिर माना है। एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, तो हम लोग समग्र पूर्ति कहते हैं। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है, तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। फिर आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है, तो बचत और निवेश बराबर होते हैं, मतलब आई बराबर एस फॉर्मूला हो जाएगा। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से किसमें वृद्धि होती है, तो आय रोजगार उत्पादन तीनों में वृद्धि होती है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर है उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया था, तो इसको जे.एम. केन्स ने ही दिया था, तो किन्स ने हो जाएगा। उपभोग निर्भर करता है किस पर, तो आय पर निर्भर करता है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, y बराबर फंक्शन ऑफ y बोलते हैं c बराबर फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब है उपभोग निर्भर करता है किस पर, आय पर निर्भर करता है। फिर है निवेश के निर्धारक तत्व कौन है, तो निवेश के निर्धारक तत्व पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर दोनों होता है, इसलिए आपका यहाँ सी आंसर हो जाएगा। किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय क्या है, तो वास्तविक विनियोग से है। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है, तो यहाँ भवनों का निर्माण हो जाएगा। विनियोग गुणक का विचार किसने दिया था, तो जे.एम. केन्स ने ही दिया था। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध क्या होता है, तो सीधा होता है। कौन सा कथन सत्य है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। इसमें एमपीसी जो होता है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है और एमपीएस जो है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है, जो दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। फिर एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है, तो ये भी 1 के बराबर ही होता है। इसका मतलब है औसत उपभोग प्रवृत्ति, इसको कहते हैं औसत बचत प्रवृत्ति। फिर एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ये गुणक का फॉर्मूला है डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा, मतलब के बराबर डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा आई। इसको हम लोग पढ़ेंगे, विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहते हैं। उसका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है तो आपका हो जाएगा 0.8, मतलब है एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। तो यहाँ एमपीसी का मान पूछ रहा और इसका मान दिया हुआ कितना 0.2, तो यहाँ प्लस 0.2 बराबर 1। उसके बाद एमपीसी बराबर, इसका यहाँ प्लस है तो उसको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस 0.2, तो 1 में 0.2 को घटाइए तो आपका 0.8 आ जाएगा। फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो गुणक क्या होगा,
तो गुणक आपका अनंत हो जाएगा। कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से। अतिरेक मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण है? तो यहाँ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, ये सभी कारण है अधिक मांग उत्पन्न करने में, तो डी हो जाएगा। घरेलू अर्थव्यवस्था में शामिल क्या है? तो उपरोक्त सभी है, मतलब परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र तीनों है। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो कुल मांग में कमी है। क्योंकि केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो कहता है कि रोजगार जो है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, इफेक्टिव डिमांड पर निर्भर करता है, इसलिए अगर मांग में कमी आ गई तो बेरोजगारी उत्पन्न होगी। बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य है, इसका तात्पर्य आपका है ऐच्छिक बेरोजगारी की समस्या से और अनैच्छिक बेरोजगारी दोनों से है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है? तो समग्र मांग को बढ़ाकर। मंदी दूर करने के लिए किन्स के विचार में क्या है कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। अब है आपका 5वां चैप्टर सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर है बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के खाली स्थान ब्यौरा होता है। तो किसका ब्यौरा होता है? तो बजट में हम लोग आय और व्यय का ब्यौरा करते हैं जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के अवधि में किया जाता है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो बजट का संबंध है अनुच्छेद 112 से। फिर है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो अभी जस्ट बताया है 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। जिन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग राजस्व प्राप्ति कहते हैं। जब किसी कर का कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो इस कर को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं, मतलब कर देने वाला और भार उसी पर पड़े तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा, मतलब जिस पर कर लगाया गया है और वही कर का भुगतान कर रहा है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो उपहार कर एवं आय कर दोनों को। जब आय के बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाए तो इस प्रकार के कर को कौन सा कर कहेंगे? तो हम लोग प्रगतिशील कर उसको कहेंगे, मतलब आय बढ़ेगा तो आपका कर भी बढ़ेगा। आय के सभी स्तरों पर जब एक समान दर से कर लगे तो इस कर को कौन सा कर कहते हैं? तो इसको हम लोग अनुपातिक कर कहते हैं। आय में वृद्धि के साथ यदि कर की दर घट जाए तो इसे कौन सा कर कहेंगे? तो प्रतिगामी कर कहेंगे। पूर्ण विलासिता संबंधी वस्तुओं पर कर की दर होती है तो ये होती अधिक होती है। एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता ना ही देयता में कमी होती, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं। सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। सरकार के वे व्यय जिसके फलस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे पूंजीगत व्यय कहेंगे। 14, जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे राजस्व घाटा। निम्न में से राजस्व घाटा की सही व्याख्या कौन करता है? तो बी आंसर हो जाएगा। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। फिर है प्राथमिक घाटा को दर्शाया जाता है तो इसका फॉर्मूला है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो जब कुल व्यय और कुल प्राप्तियां बराबर हो जाए। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य है? तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 है तो कर गुणक का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -1। यदि सरकार संतुलित बजट का सृजन करती है तो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का व्यय करने से आय में कितनी वृद्धि होगी? तो 100 करोड़ हो जाएगी। छठा चैप्टर है खुली अर्थव्यवस्था। तो भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता कहलाएगा पूंजीगत खाता। विदेशों से पूंजी निवेश से आय जो होती है इसको लेनदारी कहा जाता है। व्यापार शेष बराबर क्या होगा? तो दृश्य वस्तुओं के निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात हो जाएगा। भुगतान शेष के घटक कौन है? तो चालू खाते पर भुगतान संतुलन और पूंजीगत खाते पर भुगतान संतुलन दोनों है, सी हो जाएगा। भुगतान शेष का चालू खाता खाली स्थान वास्तविक लेन देन को दर्शाता है तो अल्पकालीन वास्तविक लेन देन को दर्शाता है। खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है? तो मांग तथा पूर्ति। स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? तो मौद्रिक अधिकारी। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों आता है?
तो इनमें से किसी से भी आ सकता है परिवर्तन, मतलब क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण विदेशी विनिमय की मांग में परिवर्तन से हो सकता है और विदेशी विनिमय की पूर्ति में परिवर्तन से हो सकता है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स ग्रुप बी समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग मैक्रो अर्थशास्त्र कहते हैं, उसका सारा चैप्टर बाय चैप्टर ऑफिशियली जारी किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।